जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और एक नए पेपर को फिर से हम सॉल्व करने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको कौन सा पेपर करवा रहा हूँ, ये पेपर हुआ था 26/12/2017 में पटवारी, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा का। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था। कल मैंने आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट करवाया था इसी डेट का। तो प्रश्न शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है कि यदि 2002 में नववर्ष मंगलवार को पड़ा था तो 26 जनवरी 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि 1 जनवरी 2002 को हमें कौन सा दिन कहा गया है, मंगलवार। इस बात का आप ध्यान रखना। अब जब भी एक वर्ष पूरा कंप्लीट होता है यानी कि 365 दिन कंप्लीट होते हैं इस प्रकार से, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगली 1 जनवरी 2003 को मंगलवार की जगह एक दिन प्लस हो जाएगा यानी कि हो जाएगा बुधवार। याद रखना, पूरे एक वर्ष यानी 365 दिन में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में अगले फिर 1 जनवरी 2004 को एक दिन फिर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो बुधवार से हो जाएगा गुरुवार। अब इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको जाना कहाँ पे है। 26 जनवरी 2004, आप 1 जनवरी 2004 तक पहुंच गए हैं और 1 जनवरी को है गुरुवार। अब ध्यान दीजिए, हर 7 दिन को हम आगे बढ़ाएंगे तो हर 7वें दिन के बाद में फिर से दिन रिपीट होता है। तो यदि 1 तारीख को गुरुवार था तो आप 1 में 7 तारीख जोड़ दीजिएगा तो 8 तारीख को फिर गुरुवार आएगा। फिर इसके बाद में आप 8 में 7 और जोड़ दीजिए तो 15 तारीख को फिर गुरुवार आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 15 को फिर गुरुवार होगा और फिर अगले 7 दिन के बाद 22 तारीख होगी और 22 तारीख को भी गुरुवार होगा। इस प्रकार से अब मैं 22 तक आ चुका हूँ। अब मैं 7 नहीं जोड़ूंगा, मैं तारीख लिख देता हूँ, 23, 24, 25 और 26। इस प्रकार से ध्यान दो, मैं एक एक करके दिन आगे बढ़ा रहा हूँ। तो गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार, शुक्रवार के बाद 24 को शनिवार, 25 को रविवार और 26 को आ जाएगा सोमवार। तो इस तरीके से आंसर आएगा बी, सोमवार। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बड़े धीरे धीरे क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया है जैसे कि कैलेंडर होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न है कि वर्टेक्स वर्टेक्स को ध्यान से पढ़ना है आपको। जहां वर्टेक्स की 10 बार पुनरावृत्ति हुई है, चरण 1 में सभी विषम स्थान पर स्थित अक्षरों को हटा दिया जाता है, चरण 2 में फिर से विषम स्थान हटा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि VERTEX रिपीट हो रहा है, आपको एक बार लिखना है। अब सबसे पहले आप विषम स्थान हटाएंगे तो ये विषम स्थान हट जाएंगे तो बचेगा क्या आपके पास, E, T और E। इसके बाद फिर आप अगले चरण में फिर विषम स्थान हटाएंगे तो आखिरी में आपके पास जो बचेगा वो बचेगा टी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन टी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगला जो प्रश्न दिया गया है वो ये है कि x³ + 2x² -5x -6 = 0 के लिए x का मान क्या होगा। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में x = 0 के लिए x का मान पूछ रहा है, मतलब इस इक्वेशन को आपको 0 करना है। तो आप दिए गए ऑप्शंस को एक एक करके चुनिएगा। देखिए ए ऑप्शन यदि आप 0 लेते हो तो यहाँ पर 0 0 0 आ जाएगा तो यहाँ सिर्फ -6 बचेगा जो कि 0 के बराबर नहीं होता। आपको एक ऐसा मान लेना है जिससे पूरी इक्वेशन जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। अब आप -1 लीजिए तो यहाँ पर x³ की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, क्योंकि x की घात विषम है और विषम आने पर -1 ही आएगा x के स्थान पर। इसके बाद में यहाँ पर आप x² करोगे -1, कोई भी संख्या का वर्ग जो है वो धनात्मक हो जाता है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। x की जगह पर आप -1 रखोगे तो -1 कैंसिल हो जाए, -1 हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +5। इसके बाद में यहाँ पर आ गया -6 तो यहाँ पर आ गया 0। अब ध्यान दो, यहाँ पर -6 और -1 हो जाएगा -7 और ये +7 तो इक्वल्स टू हो गया 0, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर है जिसने आपको 0 दे दिया। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
मान लीजिए कि कोण ए बी सी 50 डिग्री है, ए डी और सी डी क्रमशः कोण बी ए सी और बी सी ए के कोण अर्धक हैं, कोण डी ए डी सी का मान क्या होगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बना के बता देता हूं कि यहाँ एग्जैक्टली बोला क्या जा रहा है। तो ये एक त्रिभुज बना दिया मैंने, इसके अंदर मैं एक और त्रिभुज बना देता हूं। यस, देखो तो ये एग्जैक्टली उसने बोला ये है जो मैं आपको अब लिख के बता रहा हूं कि ए बी और ये हो गया सी। इस प्रकार से ए बी सी त्रिभुज हो गया और इसमें बी कोण पे आपको यहाँ पर ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप, ये 50 डिग्री लिखा हुआ है ऊपर बी पर। अब ए डी और सी, ए डी यानी कि ए डी और सी डी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, ये बिंदु डी है ये वाला अंदर वाले कोण में। ए डी और सी डी क्रमशः कोण बी ए सी, ए बी सी, बी ए सी और कोण बी सी ए, बी सी और ए, यानी कि ये जो कोण दिख रहे हैं आपको, इन दोनों कोण के क्या है, अर्धक है। अर्धक है मतलब ये दोनों लाइनें ए डी और सी डी इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। अब आपको पूछा गया कि ए डी सी यानी कि ये जो कोण है डी पर जो बन रहा है इसका आप मान निकाल लो। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है, मैंने इस बड़े कोण को x माना और इस बड़े कोण को y माना, बड़े कोण को a पर और c पर। तो मैं ये देखता हूं कि यदि मैं त्रिभुज a b c की यदि बात करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि कोण x प्लस कोण y प्लस 50 डिग्री, तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 के। अब आप ध्यान दीजिए, अंदर वाले त्रिभुज को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कोण अर्धक है ये कोणों को आधे आधे बांट देंगे, यानी y/2 अंदर अंदर के जो कोण होंगे, यानी कि मैं इस अंदर के त्रिभुज को यदि बनाऊं अभी के लिए, तो अंदर ये त्रिभुज ये d है, ये a है और ये c है। तो इस प्रकार से ये x/2 हो जाएगा और ये y/2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। अब आपको x/2 और y/2 का मान निकालना है इस पहले वाली इक्वेशन से। अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको लॉजिकली समझा सकूं, जगह मेरे पास में थोड़ी सी कम है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अब आप पूरे कोण को यानी कि सभी इक्वेशन को आधा आधा कर दीजिए। तो ये 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा और 2 से डिवाइड करा। इस प्रकार से कोण x/2 प्लस कोण y/2 बराबर ये कट के कितना हो जाएगा 25 और ये कट के हो जाएगा 90। तो आप 90 में से ये 25 को घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर 10 में से 5 गया तो ये हो गया और 8 में से तो 65 आ जाएगा। अब आपके पास में मान क्या आ गया है, कोण x/2 और कोण y/2 इक्वल्स टू कितना आ गया 65 डिग्री। फिर से समझने की मैं क्या कर रहा हूं अब अंदर वाले त्रिभुज की यदि मैं बात करूं तो अंदर वाले त्रिभुज में ये दोनों कोण जो है, जो x/2 और y/2 है, इनका योग मेरे को मिल गया है 65 डिग्री और इस कोण को मुझे पता करना है जो कि d है। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं ये करता हूं कि कोण d, ये रहा कोण d प्लस कोण x/2 प्लस कोण y/2 इक्वल्स टू इसका मान 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 के बराबर होता है। अब आप क्या करिएगा, इस पूरे की जगह पर कोण d प्लस इसकी जगह आप 65 रख दीजिएगा, 180 डिग्री में से आप इसको कोण d को घटा दीजिएगा तो आपको मान मिल जाएगा 115 डिग्री। इसका मतलब कि ये जो बीच वाला कोण है d, ये 115 डिग्री होगा। अब देखते हैं कहीं पर ऑप्शन दिए हुए हैं क्या, बिल्कुल दिए हुए हैं। यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा कि कोण डी का मान जो हो गया वो 115 हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप प्रोसेस को समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प है कि 149 प्लस 3 1/2, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर -2 1/2 और इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग क्या है, इसको भिन्न बनाएंगे फिर एलसीएम लेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको मिश्रित संख्याओं को जोड़ते आना चाहिए। ये प्राकृत, ये आगे की प्राकृत, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 152 और 1/2। इसके बाद में माइनस में 2 1/2। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, आगे की संख्याओं को आपको घटा देना है।
ये भी प्राकृत है 152, इसमें से 2 घटा दिया 150। अब इसमें बटे, ध्यान देना पीछे की तरफ 1/2 और 1/2, माइनस चिन्ह है तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आंसर आ गया 150। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार लगा होगा, क्योंकि आप इसको किसी और तरीके से करने का सोच रहे होंगे, और ये तो बिल्कुल अलग तरीके से आंसर आ गया। यदि आपको अच्छे से और समझना है कि सर ये कैसे हो गया, कमेंट करके मुझे बोलना, तो मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि आपको समझ में आ ही चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। औसत निकालिए। बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिकोण के दो कोणों का मान x डिग्री और x डिग्री है, x 70 डिग्री और x डिग्री है, x के दो संभावित मानों का योग ज्ञात करो। बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक करके खुद भी कर सकते हो, मैं इसको अब करके बताता हूं। तो ये रहा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, दो भुजाएं भी समान होती है और दो कोण भी समान होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यदि उसने आपको दो कोण दिए हैं 70 और x, तो एक पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि ये ऊपर वाला कोण जो है ये 70 डिग्री है और बाकी आधार के दोनों कोण x डिग्री है। तो यहां पर यदि आप x का मान निकालने की कोशिश करोगे तो निकल जाएगा। कैसे? 70 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से 2x बराबर 110, यानी कि 180 में से 70 घटा दिया तो x बराबर में आ गया 55 डिग्री। यानी कि पहली संभावित कंडीशन क्या है, जिसमें ऊपर वाला कोण 70 है और बाकी के दो कोण x हो जाएंगे, तो इस प्रकार से x का मान 55 डिग्री आया। दूसरा संभावित तरीका क्या हो सकता है, जिसमें आप संख्या को बदल दोगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें क्या हो गया कि उसने कह दिया, मान के चलो कि ये x डिग्री है और नीचे के दो कोण जो है वो 70-70 हो जाएंगे, क्योंकि समद्विबाहु में दो कोण समान होते हैं। अब यदि इसके आधार पे सॉल्व करोगे तो यहां पर हो जाएगा 70 और 70 140 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, इसीलिए x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 डिग्री। यानी कि पहले वाले कंडीशन के हिसाब से x का मान 55 आ रहा है, दूसरे वाले के हिसाब से 40 आ रहा है। उसने कहा संभावित मानों का योग निकालो, तो आप 55 और 40 को जोड़ देना तो आंसर आ जाएगा 95 डिग्री, यानी कि 95 डिग्री इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि यहां प्रश्न में नीचे लिख देता हूं 25468 प्रश्न में कहा गया कि 12 से विभाज्य है, यानी ये एक संख्या है 2546A2, ये संख्या 12 से पूरी तरीके से कट रही है, तो a का मान क्या होगा। ध्यान देना, जो भी संख्या 12 से कटती है वो संख्या 3 और 2 दोनों से भी कटती है। ये विभाजिता पर आधारित प्रश्न है, इसीलिए आपको यहाँ पर 3 से विभाजिता का नियम लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा, ध्यान देना। सभी अंकों को जोड़ो, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, तो यहाँ पर 19 और ये a एक्स्ट्रा रहेगा प्लस में। अब आप ध्यान दीजिए, 3 से 19 के बाद कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी कट जाती है। तो आप कहोगे कि 19 के बाद में जो आता है वो 21 आता है, लेकिन यदि मैं a का मान 2 रखता हूं तो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब कि आपको फिर अगली नंबर ढूंढनी पड़ेगी जो 3 से कट जाती है, तो आप कहेंगे वो नंबर 24 है। यानी कि 19 के बाद में 21 था, 21 के लिए 2 आना चाहिए था, ऑप्शन में 2 नहीं है, तो आप अगला नंबर रखोगे 24 के लिए और वो आ जाएगा 19 में यदि मैं 5 जोड़ देता हूं तो 19 और 5 हो जाता है 24, यानी कि a का संभावित मान जो है वो सी ऑप्शन है 5, जिससे कि 19 और 5 ये 24 बन जाएगा और ये संख्या 3 से कट जाएगी 24। इसका मतलब ये हो गया कि 3 के विभाजिता के नियम को लगाना था आपको और a का मान प्राप्त करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं कि एक वस्तु को उसके मूल्य से 50% अधिक पर अंकित किया गया। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो अब वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर आपको यह कहा गया कि किसी भी वस्तु है उसका मूल्य से 50% अधिक अंकित किया, मतलब वो जो भी उसका मूल्य होगा
उससे 50% उसको अधिक अंकित किया, मतलब कि वो चीज क्रय मूल्य यानी खरीद के 100 रुपए में लेके आए थे हम लोग, और उसको 50% हमने ज्यादा पे मूल्य अंकित कर दिया, यानी वो वस्तु जो है वो 150 रुपए की हो गई अंकित मूल्य के हिसाब से। अब उसके ऊपर आपने 10% की छूट दी है, यानी कि 150 का 10% जब आप निकालोगे तो वो 15 रुपए आएगा। 15 रुपए क्या आया है, 15 रुपए आपको मिली है छूट। ठीक है, 15 रुपए आपको क्या मिली है, छूट। तो 15 रुपए आपको नहीं देना है, तो कितने रुपए देना है, तो 150 में से 15 को आप घटा दीजिए, तो 135 रुपए आपको मिल जाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु कितने में बेची जाएगी, 135 रुपए में। अब आपके पास विक्रय मूल्य भी है और क्रय मूल्य भी है। 100 रुपए क्रय मूल्य है और 135 रुपए विक्रय मूल्य है। तो यहां से सीधे सीधे मुझे पता चल रहा है कि 100 रुपए की चीज 135 में बेचूंगा तो 35% का मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या मैंने सही कहा? 100%। यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी थी। तो इस प्रकार से 35% जो हो जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि गगन 30 मिनट में भूरे कागजों से अपनी कॉपियों को आवृत कर सकता है, तो 6 मिनट में उसके कार्य का कितना प्रतिशत किया होगा। तो ध्यान देना है, यहां पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 30 मिनट में वो अपना 100% काम कर रहा है। 100% यानी पूरा का पूरा। अब 1 मिनट में वो कितना काम करेगा, तो 100/3% काम करेगा। इस प्रकार से 6 मिनट में कितना काम करेगा, तो दोनों तरफ 6 का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 3 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। तो यहां पर ध्यान देना है कि अच्छा ये प्रतिशत, 1 मिनट मैं इसको फिर से कंप्लीट करता हूं। थोड़ा रबड़ बड़ा ले लेते हैं, है ना। हाँ, फिर से समझिए कि यहाँ पर मैंने 1 मिनट में वो कितना काम करेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वो 100/30 काम करेगा। मैंने 3 लिख दिया था। इसका मतलब वो 6 मिनट में कितना काम करेगा, तो 6 मिनट से दोनों तरफ का गुणा कर देना। 6 पंजे 30 और 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो आंसर आ जाएगा 20%। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ये 20% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बड़े दिलचस्प हैं, अच्छे तरीके से करना है। एक वस्तु, अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 50% अधिक अंकित किया गया, दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित लाभ प्रतिशत क्या होगा, अंतिम लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब भी मैंने इसको करके बताया, ये रिपीट हो गया 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, दोनों पर शिखर आने की प्रायिकता क्या है। देखिए, प्रायिकता कि यदि मैं बात करूं तो प्रायिकता क्या है, प्रायिकता है कुल परिणाम बटा में मन चाहे परिणाम। ये होती है प्रायिकता का कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दीजिए, 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो यहां पर आप एक बार हेड, दूसरे पे भी हेड, फिर एक पे हेड, एक पे टेल, फिर एक पे यहां पर इसको एक पर फिर टेल आएगा, तो पहले वाले दूसरे वाले पे हेड और फिर टेल और फिर टेल। ये हो गए कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिए, तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 कुल परिणाम हो जाएंगे। ध्यान देना। अब मनचाहा परिणाम आपका क्या है कि दोनों पर शिखर आए, यानी हेड आ जाए। अब आप ध्यान दो, चारों में से कितनी कंडीशन ऐसी है, दोनों तरफ हेड दिख रहा है, एकमात्र कंडीशन, यानी कि हेड हेड एक ही कंडीशन बनेगी। तो मनचाहा परिणाम 1 हो गया, तो 1/4 जो है वो इसकी प्रायिकता आएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं प्रोसेस समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के के कितने विभिन्न संयोजन 27 रुपए देंगे। बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। कैसे, ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन क्या कॉमन सेंस पर बेस्ड रहते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ध्यान दीजिए, आपको 27 रुपए बनाना है 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों से। अब ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यहां पर यदि मैं 5 के सिक्के कितने लूं कि 2 के सिक्के कितने लूं, ध्यान दीजिए 5 एकम 5, और यदि मैं 2 को 11 से गुणा करता हूं तो बनेगा 22 और 5 हो गया 27। तो एक कॉम्बिनेशन तो आपको मिल गया पहले वाला। दूसरा कॉम्बिनेशन ध्यान देना है
कि यदि मैं 15 रुपये यानी कि 5 रुपए के 3 सिक्के लेता हूँ, अभी तो मैंने एक सिक्का लिया था, अब मैं क्या करता हूँ 5 रुपए के यदि मैं 3 सिक्के लेता हूँ तो यहाँ से कितनी राशि बनेगी 15 रुपए, और 2 रुपए के यदि मैं कितने सिक्के ले लेता हूँ 6 सिक्के ले लेता हूँ तो यहाँ से राशि कितनी बनेगी 6 दूनी 12 रुपए, और 15 रुपए और 12 रुपए को जब मैं जोड़ूंगा तो फिर कितने बनेंगे 27 रुपए। ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन। इसके बाद में तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि 5 रुपए के यदि मैं 5 सिक्के ले लेता हूँ तो यहाँ से 25 रुपए बनेंगे, और 2 रुपए का मैं एक सिक्का लेता हूँ तो यहाँ से 2 रुपए बनेंगे। इस 25 रुपए को 2 रुपए से जोड़ दीजिए तो ये बन गया 27 रुपए। तो इस प्रकार से कितने कॉम्बिनेशन बने 1, 2 और 3, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 3। अब इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि 5 रुपए जो है यहाँ पर आपको हमेशा विषम संख्या के साथ ही गुणा करना है, तभी आपको ये ऑड नंबर मिलेगा यानी 27 रुपए मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 रुपए के साथ में तो हमेशा सम संख्या ही मिलेगी, इसी वजह से आपको 5 के साथ विषम का गुणा करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 प्लस करणी 27 एवं 6 माइनस करणी 27 के लिए मध्यानुपाती क्या होगा। तो यदि आपको मालूम है अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट में कि मध्यानुपाती क्या होता है, तो आप A अनुपात B अनुपात C वाले कॉन्सेप्ट से B वाली जो राशि होती है ये मध्यानुपात होती है, अंदर की राशि अंदर गुणा होती है यानी B स्क्वायर, बाहर की राशि बाहर गुणा होती है यानी AC। तो मध्यानुपात निकालने का ये कॉन्सेप्ट है। यदि आपको नहीं आता है तो अनुपात समानुपात के बेसिक चैप्टर को अच्छे से कर लेना है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अब आपसे A की वैल्यू क्या दी है उसने, ध्यान दो 6 प्लस करणी में 27, और यहां पर B की वैल्यू कितनी दी है उसने 6 माइनस करणी में 27। तो क्या हो गया यहाँ पर फॉर्मूला लग गया A प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है A का स्क्वायर माइनस करणी में 27, करणी के अंदर 27 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है A प्लस बी ए माइनस बी। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 36 माइनस में ये हो जाएगा 27, 36 माइनस 27। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बच जाना है, यहाँ पर 36 माइनस 27 हो जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ पर b का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से b ऑप्शन 3 इसका सही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे मैंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 है और लघुत्तम समापवर्तक 70 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है क्योंकि इसमें नियम लग रहा है। नियम क्या है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको दोनों चीजें दी हुई है, HCF कितना दिया है 2 और LCM कितना दिया हुआ है 70, तो इनका गुणनफल कितना बन रहा है 140। यानी कि ऑप्शन में दी गई संख्याएं जो जिनका गुणनफल 140 है वही इसका आंसर होगा। तो 35 दूनी 70 है नहीं, 14 गुणा 10 140 बन गया, बी ऑप्शन सही आंसर आ गया क्योंकि 14 गुणा 10 140 ही होगा। तो इस तरीके से इस नियम के आधार पे आपने वो दो संख्याओं को पता कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 363 में से क्या घटाया जाना चाहिए कि उत्तर एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि यदि आपको पूर्ण वर्ग की जानकारी है तो आप इसमें से 2 घटा दोगे तो 361 जो है आंसर आ जाएगा 19 का वर्ग होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 अंकों की वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, तो सीधी सी बात है आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये 1024 है, वर्ग याद होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न के बाद में 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो ध्यान देना आपको ए ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सीधे रटे रटाए क्वेश्चन है, आ चुके हैं एग्जाम में, मेरा कुछ भी इसमें जिसको कहना चाहिए योगदान नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमसे नहीं बनते हैं तो ये हमारी मूर्खता है क्योंकि हम ये याद करके नहीं गए हैं। तो ध्यान देना
107 जो है एक प्रकार की अभाज्य संख्या है, बाकी संख्याएं जो हैं वो पहाड़े में आती हैं, इस प्रकार से ये अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, ये याद रखना। 107 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो शहरों ए और बी की जनसंख्या क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। शहर ए की जनसंख्या को शहर बी की जनसंख्या के प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। अब यहां पर आपको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट यदि पता है तो काम हो गया, और वो क्या है कि प्रतिशत होता है आप किसकी तुलना करना चाहते हैं और बटा में आप किस से तुलना करना चाहते हैं गुणा में 100। इस प्रकार से आपसे ए की तुलना करवाई जा रही है और बी से, तो यहाँ पर ध्यान दो प्रतिशत भी एक प्रकार से अपने आप में अनुपात होता है। ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज है, आपको उसको संख्या बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही अनुपात है। तो आपको ए को क्या ले लेना है 5 और बी को क्या ले लेना है 6। इस प्रकार से आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6। अब इस बात को भी ध्यान रखिए कि 1/6 जो होता है वो 16.66% होता है। मैं आपको ऑप्शंस के माध्यम से अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूं कि आप कैसे काम तेजी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन बड़े कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, आप इतना सॉल्व मत करिए, आप अप्रोक्सीमेट आंसर लाइए। 1/6 16.66% होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 16%। और ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, तो 16 को आप 5 से गुणा कर दीजिए, 16 पंजे 80, यानी कि लगभग 80% के आसपास इसका आंसर होगा, जो कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी 83.33 इसका सही आंसर होगा। आप करके भी देख लेना, 5/6 × 100 करना, 83.33% इसका आंसर होगा। मैंने आपको लॉजिक समझाए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आए होंगे, और आगे भी मैं और वीडियोस आपको इसी प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करें उसके ऊपर लाऊंगा, तो बिल्कुल चैनल के ऊपर बने रहना है। थैंक यू।